everyone, this is Komal from studywithkips.com. I graduated with physics honors from Ramjas College, University of Delhi. I was always a bright student during my senior classes, so I thought to start my own YouTube channel where I could help all those students who are struggling to understand various concepts of science and who also find it difficult to score marks in boards as well. So let's start with the first chapter of physics today, that is light. Light basically होता क्या है? Light is a form of energy which helps us to see things around us. जैसे अगर मैं अपने आसपास इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रही हूँ, I can see this phone. वो इसलिए because हमने रूम में लाइट का स्विच ऑन किया हुआ है. अगर मैं लाइट का स्विच ऑफ कर दूंगी तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी. तो बेसिकली लाइट क्या पर्पस सॉल्व कर रही है यहाँ पर? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो हेल्प कर रही है मुझे अपने आसपास सारी चीजें देखने में. और लाइट में कुछ फिनोमिनाज होते हैं दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. सो ये चैप्टर हमारा क्लासिफाइड होगा ब्रॉडली टू फिनोमिनाज में. फर्स्ट वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने राइट साइड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो आज हम कवर करेंगे, जो इस टॉपिक से एसेंशियली आते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हम कब बोल रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस. जैसे आपने अपने हाथ में आपने देखा होगा, आप सुबह उठते हो, अगर आप मिरर के सामने जाओ तो आपको अपने मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है. तो मिरर क्या पर्पस सॉल्व करता है? मिरर आपकी ऑब्जेक्ट को, मतलब आपकी शक्ल को इमेज बना देता है. तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपने और भी सर्फेसेस देखे होंगे, जैसे अगर आप न्यू यूटेंसिल्स लाते हो, नए बर्तन पे अगर आप सामने रखो तो आप अपना फेस देख सकते हो उसमें. तो आप अपना फेस कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. सिल्वर एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. जो अच्छे रिफ्लेक्टर होंगे वो लाइट को इजीली आप देख पाओगे उसे. जैसे मिरर हमने देख लिया, मिरर जो हम सुबह यूज करते हैं, देखते हैं. सेकेंड सिल्वर, सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें हम देख सकते हैं. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium. तो जैसे आप देखो, अगर ये एक मिरर है, मिरर की एक साइड हम ब्लैक पेंट कर देते हैं. जैसे ये साइड हमने ब्लैक पेंट किया है ताकि लाइट नेक्स्ट मीडियम में या कहीं भी आगे ना जाए. अगर आपने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट किया है, आपने लाइट इंसिडेंट की होगी किसी भी सोर्स से. जैसे अगर मैं इसे बोल दूं ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट इंसिडेंट हुई है आपके मिरर पे. अब मिरर से लाइट क्या जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी. इसी प्रोसेस को दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जैसे अगर आप वॉल पे एक बॉल फेंकते हो, आपने एक बॉल ली और बॉल थ्रो की, बॉल थ्रो करने के बाद क्या करती है? वो वापस आ जाती है, बाउंस बैक करती है. ऐसे ही जब लाइट बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में, वी कॉल दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन बाय नाउ. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Reflection of light, it is the phenomena of bouncing back of light into the same medium. जब लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है तो we call that reflection of light. और लाइट का जो पाथ होता है, हम मान के चलते हैं कि लाइट always travels in straight lines. इस स्ट्रेट लाइन के मोशन को we call rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मीनिंग ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. और आप आगे वीडियोस में देखोगे कि मैं लाइट रे को शो करने के लिए, लाइट को शो करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगी. वी कॉल दिस एज रे. और अगर मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है, वी कॉल दिस अ बीम ऑफ लाइट. एक सोर्स ऑफ लाइट से, एक सोर्स जो लाइट एमिट कर रहा है वो एक रे भी एमिट कर सकता है और काफी सारी बीम्स भी एमिट कर सकता है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. We'll go to the second question now, that is law of reflection. So what is law of reflection?
there are two laws of reflection. First law is angle I is always equal to angle R. अब पहले ये तो आपको बताया ही नहीं है कि एंगल I क्या होता है और एंगल R क्या होता है, तो हम देखेंगे व्हाट इज एंगल I एंड व्हाट इज एंगल R. जैसे आप अपने मिरर का ये सरफेस मान लो, ये सरफेस पॉलिश सरफेस है. अगर सरफेस पॉलिश हो तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर हमने ब्लैक पेंट कर दिया. अब अगर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट का मतलब आपके हाथ में सोर्स है और आपने लाइट भेजी है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. मैंने आपको अभी बताया था कि रे का मीनिंग होता है सिंगल लाइन. जैसे अगर मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया तो दिस लाइन इज नोन एज अ रे, और क्योंकि ये हमने इंसिडेंट की है तो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. अब जैसे ये सरफेस पे आएगी, ये सरफेस क्या करा देगा लाइट को, बाउंस बैक. बाउंस बैक होने के बाद ये फिनोमिना हुआ है रिफ्लेक्शन, तो इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अब एक लाइन होती है दैट वी कॉल एज नॉर्मल. व्हाट वी कॉल नॉर्मल? नॉर्मल इज एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये एक सरफेस है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इससे परपेंडिकुलर पे कट करे, तो दिस लाइन इज नॉर्मल. यहाँ पर ये लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल. अब ऐसे ही अगर ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे जो ये लाइन है, इस लाइन को क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सो दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. नाउ व्हाट इज एंगल I एंड व्हाट इज एंगल R? Angle I is the angle that incident ray makes with the normal. I is the angle that incident ray makes with the normal. And angle R is the angle that reflected ray makes with the normal. मतलब आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है उसी पॉइंट पे जहां लाइट इंसिडेंट हुई है, उसी पॉइंट पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होगा वो होगा इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अभी हमने फर्स्ट लॉ देखा. फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा. अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि लाइट इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री पे, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, तो आप बताओ रिफ्लेक्ट का एंगल कितना होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री. ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं वो. ये कंफ्यूज ऐसे करते हैं जैसे दिस इज द इंसिडेंट रे और वो नॉर्मल के साथ एंगल ना देकर ये एंगल दे देते हैं 30. अब हमें पता है अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, और ये एंगल कितना बोला हुआ है, 30, तो ये एंगल कितना हो गया, 60. और अगर एंगल I 60 है तो एंगल R भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. सो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नाउ, दैट इज angle of incidence is always equal to angle of reflection. So now we'll go to the next law, that is the second law of reflection, and second law states that incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. All lie in the same plane. सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है? मैंने जनरली अपने स्टूडेंट्स को कंप्लेन करते हुए देखा है, उन्हें समझ नहीं आता प्लेन क्या होता है. तो प्लेन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं इस बोर्ड को मानूं तो एक एक्सिस x है और एक एक्सिस y है, तो ये क्या बन गया, एक प्लेन. ये पूरा एक प्लेन है. अगर ये प्लेन है तो ये लॉ क्या बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है जो इंसिडेंट रे होगी, जैसे अगर ये है मेरा पॉलिश सरफेस, यहां पर जो रे इंसिडेंट हुई है दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, और जो सरफेस के नॉर्मल होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल, और जो ये थी दिस रे वाज रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. अगर इंसिडेंट रे इधर से है आ रही है, नॉर्मल इधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर मेरी तरफ नहीं हो सकती है, हमारी तरफ नहीं हो सकती है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ होगी, सेम प्लेन में. जैसे अगर ये एंगल 30 है तो इस एंगल को भी 30 इसी प्लेन पर होना पड़ेगा. अगर ये एंगल यहाँ पर भी 30 हो तो ये कंसिडर नहीं होगा, 30 सेम प्लेन पर होना चाहिए.
तो हमने दो लॉज पढ़ लिए हैं रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तीनों का प्लेन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम. So we are done with the first question and second question by now. So moving back to third question now. What is angle I and angle R for normal incidence? Normal incidence का meaning है अगर ये मेरा surface है, अगर मेरी जो रे इंसिडेंट हुई है वो ही 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे. अगर मेरी रे 90 डिग्री पे आई है सरफेस पे, अगर आप ध्यान से देखो इंसिडेंट रे का एंगल अभी 30 था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहां तक आते आते इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री. तो इस केस में इंसिडेंट रे का एंगल कितना है 0 डिग्री. एंगल 30 था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जैसे ही लाइट रे नॉर्मल के पास से आती है तो एंगल 30 से कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाता है. तो इस केस में इंसिडेंट एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी कितना होगा 0 डिग्री. तो एंगल आर 0 होने का मतलब क्या है कि रे आई, अब ये है एंगल आर, ये कम होगा कम होगा कम, इतना कम हो जाएगा कि ये बिल्कुल कितने पे जाएगी वापस 0 डिग्री पे. मतलब अगर ये इस पाथ से आई है तो रे वापस किस पाथ से जाएगी, सेम पाथ से. अगर रे इस पाथ से आई है तो वापस किस पाथ से जाएगी, सेम पाथ से. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. अगर रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है सरफेस पे तो वापस कैसे जाएगी, यू हैव टू राइट इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. अपने पाथ को रिट्रेस करने का मतलब होता है आप जहां से आ रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करो, जहां से आए वहीं से गए. और इसका आप रीजन क्या लिखोगे एग्जाम में, since I is 0, so according to first law of reflection angle R is also 0. क्योंकि दोनों एंगल 0 है तो लाइन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो कहां से जाएगी, अपने सेम पार्ट से. सो आज की क्लास में we did 3 question. First question was what is reflection? Reflection, it is the bouncing back of light into the same medium. लाइट आ रही है और उसी मीडियम में बाउंस बैक करके जा रही है, we call that reflection of light. Second question was laws of reflection. There are 2 laws of reflection. First law is angle I is always equal to angle R. अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30. Second law is incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. अगर ये incident ray है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर नहीं आ सकती, सेम प्लेन पर होगी. ये तीनों कहाँ होते हैं हमेशा सेम प्लेन पर. एंड थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज एंगल आई एंड एंगल आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस. अगर नॉर्मली कोई रे इंसिडेंट हुई है तो उसका एंगल आई कितना होगा 0 और उसका एंगल आर भी कितना होगा 0 ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस 2 टॉपिक्स. One would be characteristics of image formed by plane mirror. प्लेन मिरर जो हमारा घर का मिरर होता है वो इमेज कैसी फॉर्म करता है, बड़ी फॉर्म करता है, छोटी फॉर्म करता है, कैसी इमेज फॉर्म होती है. एंड सेकेंड टॉपिक वुड बी डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स कंसिडर कि ये हमारा प्लेन मिरर है और ये साइड हमने पॉलिश की है. दिस साइड इज पॉलिश ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके. एंड इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, अगर हम ऑब्जेक्ट है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं अपने आप को देखने के लिए. सो इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, अगर हम अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं और हम लाइट इंसिडेंट करेंगे मिरर पे. इफ लाइट इज इंसिडेंट एट 90 डिग्री टू द सरफेस, we discussed this in previous video that अगर लाइट मिरर के सरफेस के नॉर्मली आती है then it retraces its path. मतलब अगर लाइट 90 डिग्री पर आएगी तो लाइट अपना वही पाथ फॉलो करेगी. तो लाइट यहाँ से आई एंड लाइट वापस चली जाएगी. एंड ऑल्सो वी डिस्कस दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. अगर लाइट इसी सोर्स से लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो
लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पर होगी, 30 डिग्री पर ही। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और अगर हम इन दो रेस को फर्दर एक्सपैंड करें तो आपको लग रहा है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये दो रेस आगे जाकर कहीं पर मीट करें? नहीं लग रहा। ये इधर जाता रहेगा एंड दिस विल डाइवर्ज फ्रॉम इट्स पाथ। मतलब ये दोनों रेस दूर जाएंगी और कभी भी रियलिटी में मीट नहीं कर सकती हैं। अगर रेस रियलिटी में मीट ना करे तो हम बोलते हैं जो रेस इमेज बनाएंगी दैट वुड बी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल दुनिया होती कौन सी है? वर्चुअल इज, जैसे आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, सो दिस इज वर्चुअल। एक्चुअल में नहीं हो रहा, वर्चुअल हाइपोथेटिकल हो रहा है। जो हमारी वीडियो गेम्स होती हैं, जो भी गेम्स आजकल सब पबजी खेल रहे हैं, सो दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड। हमारे लिए वर्चुअल वर्ल्ड है वो, हमारे लिए मतलब रियलिटी से डिफरेंट है। अगर ये रेस इधर मीट करती कहीं पर भी जाकर तो रेस इमेज बनाती रियल इमेज। पर सिंस ये दो रेस कभी भी मीट नहीं करेंगी तो हमारी जो इमेज बनेगी दैट वुड बी वर्चुअल इमेज। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब ये दोनों रेस इधर तो नहीं मीट कर रही है। अगर मैं इसे हाइपोथेटिकली इधर प्रोड्यूस करूं, इस रे को भी अगर मैं फर्दर प्रोड्यूस करूं, बैक स्ट्रेट प्रोड्यूस करूं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है? यहाँ पर। ये था मेरा हेड एंड दिस इज टो। तो यहाँ पर इमेज में भी यहाँ पर क्या होगा? हेड। और यहाँ पर क्या बनेगा? तो बेसिकली आपने देखा, अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? दूर बनती है, मिरर से पीछे बनती है मिरर के। और आपकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। मतलब आपने ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा कि आप सीधे खड़े हो और आप मिरर के सामने गए, आपका फेस नीचे हो गया और टो ऊपर हो गया। आई होप ऐसा तो आपको नहीं दिखता होगा मिरर्स में। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के सामने स्ट्रेट खड़े हो तो आपकी इमेज भी कैसी बनेगी? वैसे ही। मतलब आपका फेस ऊपर होगा, हेड ऊपर होगा और टो कहाँ होगा? नीचे। दिस इज नोन एज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे आप खड़े हो, अगर आपकी इमेज भी वैसे ही बन रही है तो इमेज इज इरेक्ट। तो इसका उल्टा क्या होता? उल्टा का मतलब होता है इनवर्टेड। इनवर्टेड मीन्स अगर आप ऐसे खड़े होते और आपकी इमेज उल्टी बन जाती, अगर आपका फेस नीचे आ जाता तो दैट वुड बी इनवर्टेड इमेज। पर इस केस में इनवर्टेड इमेज नहीं बन रही है। सो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज image formed by plane mirror is virtual as well as erect. Virtual as well as erect. Virtual का मतलब था कि हाइपोथेटिकल हो रहा है। रियलिटी में रेज मीट नहीं कर रही, हाइपोथेटिकली मीट कर रही है, तो इसलिए इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब था अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो इमेज भी कैसे बन रही है? ऐसे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। इसका मीनिंग क्या है? अगर मेरी हाइट 5'5" है और अगर मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी तो ऐसा तो नहीं है कि मिरर उसकी इमेज 5'10" बना देगा, नहीं, या 5'2" बना देगा। इमेज एग्जैक्टली सेम हाइट की, मिरर एग्जैक्टली सेम हाइट की इमेज प्रोड्यूस करता है। सो वी कैन से दैट इमेज प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब जैसे हम खड़े होंगे हमारी इमेज भी हमें कैसे दिखाई देगी? सेम साइज की। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। विच मीन्स अगर आपने मिरर के सामने देखा हो, अगर ये मिरर है, अगर आप मिरर से आगे जाते रहोगे तो अपनी इमेज भी आपके पास आती रहती है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट मिरर से पीछे गया तो इमेज भी कहाँ जाती रहेगी? पीछे। इसका मतलब है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, लेट्स से दैट इज यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू इज ऑलवेज इक्वल टू वी। अगर आप
30 सेंटीमीटर पे खड़े हो तो आपकी इमेज भी मिरर से कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर पे। So next property. So we are done with 3 properties by now. First property is image formed is virtual and erect. Second property is object height is equal to image height, मतलब same size की image बनेगी. Third property is object distance is equal to image distance, मतलब जितना u होगा उतना ही v होगा. Last and most important property is lateral inversion. अब मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है. व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? इफ वी से दैट इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इट मीन्स द लेफ्ट साइड बिकम्स राइट, लेफ्ट साइड बिकम्स राइट एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मीनिंग है अगर 1 2 के इक्वल है तो 2 भी किसके इक्वल होगा, 1 के. अगर लेफ्ट साइड राइट बन रही है तो राइट साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट. जैसे आपने देखा होगा अगर आप मिरर के सामने किसी अल्फाबेट को रखते हो तो वो आपको वैसे नहीं दिखाई देता, वो इन्वर्ट हो जाता है. इन्वर्ट उल्टा नहीं होता पर लेटरली इन्वर्ट हो जाता है. जैसे आई कैन शो यू दिस इन द डायग्राम. लेट्स से दिस इज अ मिरर और आपने मिरर के सामने एक अल्फाबेट को रखा है. दिस इज अल्फाबेट, पी अल्फाबेट. ठीक है, अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे. और हमने अभी थर्ड रूल किया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. इसका मतलब जो ये पी की लाइन है ये जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखी हुई है उतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी बनेगी. ठीक है, क्लियर है. अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर. अब अगर इस पी अल्फाबेट की मैं ये वाली साइड लूँ, ऑब्वियसली दिस वुड बी लेस देन 30, लेट्स से 20 सेंटीमीटर. तो पी की जो इसकी इमेज बनेगी इसका डिस्टेंस अभी भी कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर. अगर इसका डिस्टेंस 20 होगा तो पी का जो ये फेस था, कर्व्ड फेस, वो उधर ना बनकर इस साइड पड़ेगा. So I hope you are clear with what do we mean by lateral inversion. Often exams में properties ना पूछकर they ask you define lateral inversion. So you have to write when left side becomes right side and right side becomes left side, that property is known as lateral inversion. और generally हमने ये iPhone के कैमराज में भी देखा है कि अगर हम अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं और अगर हम उस पिक्चर को देखें जो रिजल्ट आता है वो इन्वर्ट हो जाता है. बेसिकली लेफ्ट जो साइड होती है दैट बिकम्स आर राइट एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट. जैसे ये लेफ्ट था, ये राइट था. अब दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. दिस वाज लेफ्ट एंड दिस वाज राइट. नाउ दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. तो बेसिकली जो राइट साइड थी वो लेफ्ट बन गई, जो लेफ्ट साइड थी वो राइट बन गई. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन बाय नाउ. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is difference between real image and virtual image. Like we discussed, virtual is something which is imaginary and real is something which is happening actually. तो वर्चुअल में हमने अभी प्लेन मिरर में देखा था रेज मीट कर नहीं रही थी, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा था, पर हमने जबरदस्ती लाइट रेज को मीट कराया था. सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली. बट इन दिस it does. We can't say a lot about real image because real image हम discuss करेंगे in our next video. So till now we can understand that light rays will meet actually in case of real image and they won't meet in case of virtual image. Second point would be अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर ये मिरर है, अभी मैंने आपको बताया आपकी जो इमेज है वो इस साइड बन रही है राइट साइड पे. आपको लगता है आप मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाओगे या कोई स्क्रीन रख दोगे, आपको लगता है आपकी इमेज वहां पर बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी. मिरर को कहीं पर भी हैंग करो और उसके पीछे एक स्क्रीन रख दो, आपकी इमेज कभी भी उस पर फॉर्म नहीं होगी. सो सेकेंड पॉइंट वुड बी वर्चुअल इमेजेस
never form on a screen. While we can take real image on a screen. And the third and most important point is a virtual image is always erect. मतलब अगर इमेज वर्चुअल है तो हमेशा सीधी ही बनेगी, पर अगर इमेज रियल है तो दैट वुड बी ऑलवेज इनवर्टेड. A real image is always inverted and a virtual image is always erect. मतलब अगर आप अपना डायग्राम को देखो और अगर रेज मीट ना कर रही हो तो आपको पता है वर्चुअल इमेज है, तो दैट इमेज वुड बी इरेक्ट एज वेल. और अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो दैट इमेज वुड बी रियल एज वेल एज इनवर्टेड. मतलब सीधी दिख ही नहीं सकती है, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इनवर्टेड. सो वी डिस्कस्ड 3 differences between real and virtual image. फर्स्ट डिफरेंस इज लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली. मतलब जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा यूजिंग डॉटेड लाइंस, पर एक्चुअल मीट नहीं करेंगी. और रियल इमेज में दे एक्चुअली डज, उनकी एक्चुअल मीटिंग एक पॉइंट पर होती है. सेकेंड पॉइंट वॉज वर्चुअल इमेज इज नेवर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. मतलब अगर आप स्क्रीन प्लेस कर दो जहां पर आपकी इमेज बन रही है, वहां पर आपको कभी भी इमेज नहीं मिलेगी. वो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज. पर अगर आपको एक स्क्रीन पर इमेज मिल रही है सो दैट इमेज वुड बी रियल. एंड द थर्ड पॉइंट इज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट व्हाइल रियल इमेज इज ऑलवेज inverted. So in today's class we discussed about characteristics of image formed by plane mirror. That was virtual and erect. कि plane mirror की इमेज हमेशा कैसी होगी, virtual मतलब hypothetical, erect मतलब straight. ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, मतलब जितनी हमारी हाइट होगी हमारी इमेज की भी हाइट कितनी बनेगी, सेम. थर्ड वाज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. अगर आप मिरर के पास जाओगे तो आपकी इमेज भी मिरर के पास आती रहेगी. एंड फोर्थ पॉइंट इज लेटरल इन्वर्जन, व्हिच मींस लेफ्ट साइड बिकम्स राइट एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट. मतलब आपकी लेफ्ट साइड राइट बन जाएगी और राइट लेफ्ट बन जाएगी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. And second question was difference between real and virtual image. A image which is formed on a screen is real image and which is never formed on a screen is virtual image. Virtual image is always erect while real image is always inverted. In virtual image, light rays do not meet while in real image they actually meet. So this was about our today's class. In today's class, we'll discuss about spherical mirrors. कि what are spherical mirrors? Spherical mirrors होते कौन से हैं? In previous classes we have discussed about plane mirrors, properties of plane mirror. हमने देखा था कि plane mirror में जो image बनती है that is erect, मतलब सीधी बनती है, and also of same size, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज हमेशा कैसी बनेगी, उतनी ही. तो फिर spherical mirrors की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमारे पास plane mirrors तो थे ही, तो फिर क्यों चाहिए थे एक और टाइप के मिरर्स, उनको बनाना, उनकी मेहनत करना, क्यों हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स बनाने थे जब हमारे पास एक टाइप ऑफ मिरर्स ऑलरेडी थे? तो स्फेरिकल मिरर्स की ज़रूरत क्यों थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखा होगा जो कार, एक्टिवा, व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर होता है जिससे आप पीछे देख पाते हो कि कौन आ रहा है या ट्रैफिक कैसा है. आप अगर कभी उसे टच करके देखो तो वो कभी भी बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा. उसमें आपको एक बल्ज दिखाई देगी. बल्ज का मतलब है वो अंदर से ऐसे होता है. आपको कैसे दिखाई देगा? बल्ज्ड सरफेस दिखाई देगा. इसका मतलब जो कार का रियर व्यू मिरर होता है दैट इज नॉट प्लेन मिरर. फिर वो कौन सा मिरर होता है? वो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर की हमें जरूरत पड़ी ही क्यों थी? प्लेन मिरर्स तो थे ही हमारे पास. अब आप सोच के देखो, अगर आपको पीछे का ट्रैफिक देखना है, क्या आप कभी भी चाहोगे कि पीछे जितनी बड़ी कार है उतनी बड़ी कार आपको मिरर में दिखे? अगर आपको उतनी बड़ी कार मिरर में दिखी तो आपके मिरर में तो बस एक ही कार दिखेगी. मतलब आपको पूरा ट्रैफिक देखना है या एक ही कार देखनी है पीछे की? तो बेसिकली प्लेन मिरर्स हम हर जगह यूज नहीं कर सकते. जहां पर हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना हो उस जगह पे प्लेन मिरर कैन नॉट बी यूज्ड. फिर वही जगह कौन रोल प्ले करते हैं? The mirrors which come to use are spherical mirrors. Spherical mirrors जैसे plane mirrors होते थे जो बिल्कुल straight होते हैं. जैसे अगर ये surface हो reflecting तो we call this as
प्लेन मिरर। अब नाम से हमें समझ आ रहा है स्फेरिकल मिरर, शेप कैसी होगी, स्फेयर के जैसी। तो अगर एक ये पूरा स्फेयर, एक स्फेयर का मतलब है आप कंसिडर करो एक फुटबॉल। अगर आपने देखा एक फुटबॉल है, फुटबॉल कैसा होता है, होलो स्फेयर। होलो स्फेयर का मतलब है अंदर वो बिल्कुल खाली है। तो अगर हम फुटबॉल को की बात करें, फुटबॉल इज अ होलो स्फेयर। तो फुटबॉल जैसी शेप से ही अगर मैं इस स्फेयर से इतना सरफेस कट कर दूं, इतना सरफेस कट कर दूं और इसको निकाल दूं, तो मेरे पास जो ये मिरर बनेगा, दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। बेसिकली प्लेन मिरर, अगर आप किसी मिरर को टच करते हो और वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है तो वो मिरर कौन सा होगा, प्लेन मिरर। अगर आपने किसी मिरर को टच किया और वो प्लेन नहीं है, मतलब उसका सरफेस कहीं से ऊपर उठा हुआ है या नीचे गया हुआ है, तो दैट मिरर इज डेफिनेटली स्फेरिकल मिरर एंड नॉट प्लेन मिरर। तो वील सी अबाउट कि स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सो मूविंग ऑन टू स्फेरिकल मिरर्स, there are two type of spherical mirrors. One is concave mirror and the another one is convex mirror. अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ये मिरर है दैट इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में से कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है, ये हमें पता कैसे चलेगा। कनकेव मिरर, आप नाम में देखो केव आ रहा है, केव का मतलब गुफा। अगर आप गुफा के अंदर जा रहे हो तो वो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। और जो बच गया दैट इज कन्वेक्स मिरर। अब आप सोच के देखो, अगर ये स्फेयर हमने कट किया है, इस मिरर में अगर लाइट यहां पर आ रही हो तो लाइट कहां जा रही है, केव के अंदर, लाइट कहीं अंदर जा रही है। इसका मतलब ये मिरर कौन सा होगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा, दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां पर पॉलिशिंग कर देंगे ताकि लाइट बाहर ना जाए और यहीं से क्या हो जाए, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। अब कन्वेक्स मिरर कोई डिफरेंट नहीं होता, यही कनकेव मिरर में अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो, इसी कनकेव मिरर में अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो तो यहीं पर बाउंस बैक कर जाएगी। जैसे अगर इधर इंसिडेंट हो रही है तो इधर बाउंस बैक कर रही है, इधर इंसिडेंट हो रही है तो इधर बाउंस बैक करेगी। तो कन्वेक्स मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आउटवर्ड्स होता है। आपको दिख रहा होगा ये वाला सरफेस बाहर की तरफ, इधर से देखो जहां से लाइट आ रही है, ये सरफेस कैसा है, आउटवर्ड्स। और इसको देखो, आपको लगेगा कि आप केव के अंदर जा रहे हो। तो जब आप केव के अंदर जा रहे हो दैट मिरर इज concave mirror and the different one is convex mirror, concave mirror and convex mirror. So there are two type of mirrors, two type of spherical mirrors. One is concave mirror and the another one is convex mirror. So let me give you an example. अगर आप इस स्पून को कंसिडर करो, इस स्पून को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और जहां पर हम खाना रखते हैं, मतलब अगर यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट को लगेगा कि लाइट कहां जा रही है, केव के अंदर। लाइट केव के अंदर जा रही है तो दिस मिरर विल एक्ट एज कनकेव स्फेरिकल मिरर। और अगर इसी स्पून में लाइट अगर इस तरफ से इंसिडेंट हुई, मतलब लाइट केव में नहीं जा रही है, यहाँ पे तो ब्लॉक कर दिया ना इसने रास्ता को, ये अंदर लाइट को जाने नहीं दे रहा, तो ये मिरर एक्ट करेगा कन्वेक्स मिरर की तरह। हमें कनकेव मिरर भी समझ आ गया और कन्वेक्स मिरर भी। कनकेव मिरर का मतलब है वही स्पून जिसमें आप खाना रखते हो, अगर वहां पर लाइट आएगी तो वो कनकेव मिरर है। और अगर उससे ऑपोजिट साइड पे लाइट आ रही है, मतलब मेरा लाइट का जो सोर्स है वो यहाँ पर है, तो कन्वेक्स मिरर होगा। और अगर लाइट का सोर्स यहाँ पर है तो मिरर होगा कनकेव मिरर। सो वी आर डन विथ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। Now we will learn the important terms linked with spherical mirrors. The first term is pole of a mirror. What is pole of a mirror? Let us consider, यहाँ पर हमने surface को polishing कर दिया है कि light आगे ना जाए, तो this mirror is concave mirror
एंड दिस मिरर इज कन्वेक्स मिरर। अब लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके बल्ज पार्ट पे और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है केव पार्ट पर। तो व्हाट इज पोल ऑफ अ मिरर? पोल इज मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। मतलब अगर आपका ये पूरा मिरर है, मिड पॉइंट मतलब बीच, बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पोल ऑफ अ मिरर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी इज पोल ऑफ अ मिरर। अगर हम इस मिरर की बात करें तो इस मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर, तो दिस पॉइंट इज पोल ऑफ अ convex mirror and this is pole of a concave mirror. So what is pole? Pole is the midpoint of a mirror. Now moving on to center of curvature. curvature का मीनिंग होता है कर्व। सेंटर का मतलब बिल्कुल सेंटर। इस पूरे कर्व का जो सेंटर होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मिरर बनता कैसे है, एक स्फेयर में से इतना पार्ट हम कट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर। जिस स्फेयर में से हमने इसे कट किया है उसका कोई ना कोई तो सेंटर रहा होगा, उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके लिए भी हमने किसी सेंटर में से कट किया होगा, तो उसका जो सेंटर था, उस स्फेयर का जो सेंटर था जिसे हमने कट करके हमें मिरर मिला है, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ फॉर कनकेव मिरर। इसके लिए भी आप स्फेयर ड्रॉ करो और जो सेंटर होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो ये कर्व है इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस हमेशा होती है सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस। सेंटर से मिरर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इस सेंटर से इस मिरर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर ऑफ अ मिरर। व्हाट इज एपर्चर ऑफ अ मिरर? एपर्चर इज अ डिफरेंट टर्म एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं और यहाँ पर हमने पॉलिशिंग कर दिया है कि लाइट इस साइड ना एंटर करे, लाइट हमेशा किस साइड आए? इस साइड आकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो एपर्चर इज डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पूरा क्या है? सरफेस जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसका जो डायमीटर होगा, मतलब आप दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसका जो डायमीटर होगा दैट इज नोन एज एपर्चर ऑफ अ मिरर। ऐसे ही इस मिरर का जो डायमीटर होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके, दिस इज नोन एज एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दिस इज एपर्चर ऑफ अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, दिस इज एपर्चर ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक ऐसी लाइन और प्रिंसिपल एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर था स्फीयर का, पोल मिड पॉइंट ऑफ मिरर, एक ऐसी लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, एक ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट से पास करेगी, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? अगर हम किसी से कोई पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो हम बोलते हैं ओ यार प्लीज फोकस कर दे, प्लीज फोकस कर दो। फोकस करने का मतलब होता है लाइट रेज बहुत सारी हैं, अभी आपको उसे सबको एक पॉइंट पे लाना है ताकि आपकी इमेज कैसी बने, काफी क्लियर बने। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज मीट। मतलब अगर हम बात करें मिरर की, दोनों मिरर्स की, सो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में लाइट एंटर कर रही है केव की साइड पे, लाइट एंटर कर रही है केव की साइड पे। हमने ड्रॉ किया, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रेज जैसे इस पे फॉल कर रही है ऑन कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रेज जिस पॉइंट से जाती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज
प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही सरफेस को हिट करके वापस आएंगी, जिस पॉइंट पे वो सारी लाइट रेज मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो फोकस होता है वो हमेशा मिड पॉइंट ऑफ आर होता है. मतलब अगर आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो ये रेडियस होगा, तो फोकस हमेशा रेडियस के मिड पॉइंट पे होगा. बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, कौन सा पॉइंट, फोकस का पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस. दिस वाज प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर. अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर हमने पॉलिशिंग कर दिया कि लाइट इस साइड ना आ जाए. जितनी सारी लाइट रेज होंगी, अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, प्रिंसिपल फोकस इज सिचुएटेड एट मिड पॉइंट ऑफ आर. अब आप देखो, ये होगा स्फेयर, ये होगा इसका सेंटर, सेंटर के मिड पॉइंट पे कौन होगा, फोकस. अब आप मुझे सोच के एक सेकेंड सोच के बताओ, क्या ये लाइट रेज यहां जा सकती हैं? मैंने आपको बिगनिंग में ही क्या बताया है कि यहाँ पर हम पूरा पॉलिश कर देते हैं ब्लैक पेंट, ताकि लाइट रेज इस साइड ना जाए. मैंने आपको ये भी बोल दिया कि फोकस एक पॉइंट है जहां पर लाइट रेज मीट करेंगी, क्योंकि यहाँ पर मीट कर रही है. लाइट रेज आई, कहाँ मीट कर रही है, फोकस. लाइट रेज आई, कहाँ मीट कर रही है, फोकस. पर अगर आप कन्वेक्स मिरर का केस ले, तो लाइट रेज फोकस पे तो मीट नहीं कर सकती, क्योंकि लाइट रेज नेक्स्ट मीडियम में जा ही नहीं सकती है, इसको क्रॉस लाइट रेज नहीं कर सकती. तो लाइट रेज के पास क्या ऑप्शन बचता है? हमने अपनी प्लेन मिरर की क्लास में एक टॉपिक किया था, दैट वाज वर्चुअल. अगर कोई चीज रियलिटी में ना मिले तो हम बोलते हैं अगर वो वर्चुअली होती तो कैसी होती. तो एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज या तो मीट करें एक्चुअली, या हमें लगे कि फोकस से लाइट रेज जा रही है. मतलब लाइट यहाँ पर आई और वापस चली गई, और हमें लगा कि ये लाइट रेज कहाँ से जा रही होंगी, फोकस से. मतलब लाइट रे आई, यहाँ से चली गई. अगर मैं इसे पीछे कहीं मिलाती तो लाइट कहाँ से जा रही थी, फोकस से. ये वाली लाइट कहाँ से जा रही थी, फोकस से. तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज एक्चुअली मीट इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और दे अपीयर टू मीट. मतलब मीट नहीं कर रही है, पर हमें लग रहा है कि यहाँ पे मीटिंग हो रही है, पर यहाँ से कहाँ जा रही है, दूर. यहाँ पर आई, यहाँ से भी कहाँ जा रही है, दूर. तो इसे हम बोलते हैं ये वर्चुअल हो रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा. तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी. इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे इन आवर फर्दर क्लासेस. वी हैव नाउ डिस्कस्ड व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस. सो मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फोकल लेंथ. अब फोकस और फोकल नाम रिलेटेड लग रहा है. फोकस की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. अब देखो, ये है फोकस और ये है पोल. तो फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल. डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज नोन एज फोकल लेंथ. अगर अब हम कनकेव मिरर के केस में देखें, ये है फोकस, ये है पोल, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. हमने सारी टर्म्स को एक एक करके डिस्कस कर लिया है. एक बार एक ही डायग्राम में सारी टर्म्स को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज पोल. तो सबसे पहले तो हमने एक मिरर बनाया और यहाँ पर पॉलिशिंग कर दी. अब जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा मिरर का, दिस इज नोन एज पोल. फर्स्ट हो गया. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमने मिरर को किसी स्फेयर में से कट किया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है दैट इज पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस सेंटर से स्फेयर तक के डिस्टेंस को हम हमेशा बोलते हैं रेडियस. तो थर्ड पॉइंट इज रेडियस ऑफ curvature. Side by side we can discuss for convex surface as well. Convex surface में this is pole. Center of curvature कहाँ होगा, यहाँ पर sphere बनेगा और यहाँ पर इसका center आएगा. Radius of curvature would be distance of pole from center. Next is aperture. Aperture is the diameter of the reflecting surface.
aperture is diameter of reflecting surface. तो अगर मैं इसकी बात करूं इस मिरर की, इस मिरर का डायमीटर क्या होगा, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो गया, एपर्चर. इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये क्या हो गया, एपर्चर. सो वी आर डन विद एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. A line joining center of curvature and pole is known as principal axis. A line joining center of curvature and pole is known as principal axis. Next point is principal focus. Focus is at the midpoint of center. मतलब आप center को locate करो, उसके बीच में क्या होगा, focus. अब हमने यहाँ पर center को locate किया, उसके midpoint पे क्या होगा, focus. And what is focal length? Focal length is distance of pole from focus. So this is focal length. Distance of pole from focus. This is focal length. Focus is represented by capital F and focal length is represented by small f. Radius is represented by R. Center of curvature is represented by C. Pole is represented by P. So in our today's class, we are done with the spherical mirrors. There are two type of mirrors. One is concave and the other is convex. Concave का मतलब लाइट जा रही होगी केव की साइड पर. अब इसमें केव की साइड पर लाइट नहीं जा रही है, ऑपोजिट साइड पर जा रही है. मतलब जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर स्पून जहां पर हम खाना रखते हैं अगर वहां पर लाइट इंसिडेंट होगी तो दैट विल बी कनकेव मिरर, और अगर उसके ऑपोजिट फेस पे लाइट इंसिडेंट होगी so that will be convex mirror. Today's class we will discuss rules to draw ray diagrams for mirrors. First rule to draw ray diagram is any ray parallel to the principal axis will pass or appear to pass through focus after reflection. So let us consider this is concave mirror. We know that this is concave mirror. जब लाइट केव साइड पे इंसिडेंट होती है, जैसे अगर ये केव है, अगर लाइट केव साइड पे इंसिडेंट होगी तो वो मिरर होगा कनकेव मिरर. सो दिस इज कॉनकेव मिरर. रूल स्टेट्स दैट एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल ऑफ अ मिरर एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस लाई करता है मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी. तो यहाँ पर हुआ फोकस. एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक रे इंसिडेंट हुई है जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, parallel. This is principal axis and this is the incident ray parallel to the principal axis. तो जैसे ही ये parallel आ रही है, it will pass through focus after reflection. ये रे इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस में से. ये है फोकस. तो any ray parallel to the principal axis will pass through focus after reflection. और अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें केव नहीं बनता, मतलब जो बल्ज आउटवर्ड्स होता है, आपको बाहर की तरफ सरफेस दिख रहा है. कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो क्या वो फोकस से पास कर सकती है. जैसे अगर मैं एक रे ड्रॉ करती हूँ, दिस रे इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. अगर मैं इसका हाइपोथेटिकल सर्कल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे क्या आएगा, फोकस. तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस और अपीयर टू पास. अपीयर टू पास हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या ये रे फोकस से पास कर सकती है, नहीं, रे तो उधर जा ही नहीं सकती है, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. तो रे यहाँ तो नहीं जा सकती है. तो होगा क्या, लाइट यहाँ से आएगी और बाउंस बैक कर जाएगी, और ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से. लाइट आई और ऐसा लग रहा है कि लाइट कहाँ से जा रही है, फोकस से. सो आई होप यू आर क्लियर विद द रूल 1 which states that any ray parallel to the principal axis will pass through focus after reflection, or any ray parallel to the principal axis will appear to pass, मतलब लगेगा कि लाइट रे कहाँ से जा रही है, फोकस में से. So moving on to rule 2 which states that any ray passing through focus will become parallel to axis after reflection. So let's draw concave mirror first.
इफ दिस इज कंकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे क्या आया? फोकस। रूल स्टेट्स दैट रे पैरेलल जो होगी, जो रे फोकस से पास कर रही है, वो रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो अगर हम देखें, ये लाइट रे कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद इसे कहाँ चले जाना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इंसिडेंट रे आई पासिंग थ्रू फोकस, और ये कहाँ चली जाएगी? पैरेलल। मतलब वही बात है, उसका ऑपोजिट हम बोल रहे हैं। अगर पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी? पैरेलल। और अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, दिस इज कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? अगर लाइट रे यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम हमेशा मानते हैं कि लाइट हमेशा लेफ्ट पार्ट से इंसिडेंट होती है। अब लाइट रे कहाँ कैसे आ सकती है? फोकस से। इसमें तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि लाइट रे फोकस से आ रही है। इसमें ऐसे लग रहा है, देखो ये जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे कौन सी वाली है? फोकस वाली। अगर ये लाइट रे यहाँ पर हिट करेगी, रे पासिंग थ्रू फोकस और अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे चली जाएगी? पैरेलल। रे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। सो वी आर डन विद रूल 2 ऑल्सो। रूल 2 स्टेट्स दैट, जो फर्स्ट रूल था उसी का सेम ही है सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल ने बोला कि पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल बोल रहा है अगर फोकस से पास कर रही है तो लाइट रे क्या हो जाएगी? पैरेलल। दोनों सेम बातें हैं। सो मूविंग ऑन टू थर्ड रूल। थर्ड रूल states that let us suppose that this is concave mirror, और concave mirror का ये होगा focus and this will be center of curvature. Ray passing through center of curvature will follow same path after reflection. इसका मतलब है अगर center of curvature से कोई ray hit करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसे जाएगी? सेम पाथ से। मतलब यहीं से लाइट रे आई और वापस भी सेम पाथ से गई। फॉर कन्वेक्स मिरर लेट्स ड्रॉ नाउ। दिस इज कन्वेक्स मिरर। अगर इसमें लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पर होता है इसका फोकस और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो इट विल फॉलो सेम पाथ। अब अगर आप इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये लाइट देखो, अगर ये आगे जाती तो ये ऐसे ही जाती। मतलब ये लाइट रे आ कहां से रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ। लाइट आई और वापस चली गई। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई और वहीं से वापस चली गई। तो वी आर डन बाय 3 रूल्स बाय नाउ। फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट अगर रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर रे पैरेलल है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है। अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी पैरेलल हो जाएगी। एंड थर्ड रूल इज जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई वो अपना पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब उसी पाथ से वापस आएगी। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इतना रूल्स तो हम सब समझ जाते हैं, पर ये रूल्स आए कैसे थे तो हम थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे कि ये रूल्स क्यों अप्लाई होते हैं। सबसे पहले बस आपको एक ही चीज लर्न करनी है। अगर ये एक सर्कल है, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल। अगर इस सर्कल पे ये जो सेंटर का पॉइंट होता है, अगर सेंटर से मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी डिस्टेंस पर जाऊं, तो ये इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। दिस पॉइंट, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो बेसिकली आपको इतना पता होगा कि अगर ये रेडियस है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो आपको बस इतना अपने दिमाग में बिठाना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस कैसी होती है? हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो लेट्स सी, कोई रे आई पैरेलल से। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन में किया था, अगर कोई रे आती है, जैसे लेट्स सी अगर यहाँ पर कोई रे आई, कोई रे इंसिडेंट हुई, तो ये होगा नॉर्मल। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होता है? नॉर्मल।
ये हुआ एंगल आई, और जितने एंगल पे आएगी रे उतने ही एंगल पे वापस भी चली जाएगी। इसी रूल को हम यूज करके यहाँ पर सारे रूल स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर रे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। अभी मैंने आपको बताया एक सर्कल का नॉर्मल वही होता है जो सेंटर से पास करता है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल। अब अगर रे आई है, ये है इंसिडेंट एंगल, अगर जो भी इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल इसको रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पर होना पड़ेगा। तो रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया, उसी से रिफ्लेक्ट हुई, इसीलिए रे कहाँ से पास करती है, फोकस से। रे आई इंसिडेंट एंगल विद द नॉर्मल, उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्शन का बनाएगी, तो इसीलिए कहाँ से पास करेगी, फोकस से। यही चीज हम इसमें देखते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल इज द लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। और जितना ये एंगल होगा इतना ही एंगल रिफ्लेक्ट करेगी, तो रे आई, ये था एंगल आई, उतना ही एंगल रिफ्लेक्ट किया और ऊपर चली गई। लेट्स सी सेकंड रूल। रे यहाँ से इंसिडेंट हुई है, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन होती है, ये था नॉर्मल। ये अगर इंसिडेंट एंगल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थोड़ा सा एंगल है, थोड़े से एंगल से रिफ्लेक्ट हुई और रे कैसे चली जाएगी, पैरेलल। इस रूल में आप देखें, अगर ये रे इंसिडेंट हुई है, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। रे आई छोटे से एंगल पे आई है, तो रिफ्लेक्ट भी छोटे से एंगल पर ही हो जाएगी। एंड इन थर्ड रूल वही सेम है जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी मैंने आपको बताया जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो रे हमेशा नॉर्मल होती है, मतलब ये रे आ रही है 90 डिग्री पे। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर रे 90 डिग्री पे आती है, अगर रे 90 डिग्री पे आएगी तो वो हमेशा कैसे चली जाएगी, अपना पाथ रिट्रेस करके। तो रे आई, पाथ रिट्रेस कर लिया। इसमें भी ये लग कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इसका एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी नहीं करना, आपको बस यही समझना है कि रे पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। हमने सब इसलिए समझा ताकि कुछ भी लर्न ना करना पड़े और लगे हम एक्चुअल में इमेजिन कर पा रहे हैं जो हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वुड बी साइन कन्वेंशंस फॉर द टू मिरर्स। So let's continue with sign convention by spherical mirrors. Now, sign conventions. There are 4 sign conventions. First is object is always placed on left side. चाहे आप concave mirror लो या आप convex mirror लो, दोनों में object कहाँ पर होगा, left side. Object यहाँ पर भी कहाँ होगा, left side. Second point is distance is always measured from pole. Distance हमें हमेशा कहाँ से measure करना है, पोल से। पोल इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ मिरर। ये मिरर है, यहाँ पर पोल है। अगर आपने पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करना है, बेसिकली फोकल लेंथ मेजर करनी है, तो आपको पोल से फोकस तक आना है, मतलब इस साइड मूव करना है। अगर आपको रेडियस मेजर करनी है तो आपको पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आना है फॉर मेजरिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। दिस इज सबसे ट्रिकी वाला पॉइंट एंड सबसे डिफिकल्ट वाला पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, सोर्स को रखना है लेफ्ट साइड पे, ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट साइड पे, मतलब इंसिडेंट लाइट भी कहां से आ रही है, लेफ्ट साइड से। इंसिडेंट लाइट कहां से आ रही है, लेफ्ट साइड से। और जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है वो ही पॉजिटिव है, बाकी सारी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, मतलब नेगेटिव। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये है इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इस साइड, इधर भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब अगर आप डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस हमेशा मेजर होते हैं पोल से, मतलब ये पोल है, इधर फोकस है, मतलब आपको इस साइड जाना पड़ रहा है। इंसिडेंट लाइट इधर है, आप उससे उल्टा जा रहे हो, इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। हाउ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, क्योंकि अभी हमने देखा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज
पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट लाइट जहां से आ रही है ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, मतलब जो लेफ्ट से राइट जाएगा वो है पॉजिटिव। अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो वो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। डिस्टेंस आपने मेजर करनी है पोल से, पोल से फोकस तक इधर ही आ सकते हो ना, लेफ्ट पे आ रहे हो, इसका मतलब इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है, आप इधर जा रहे हो, मतलब आप उससे ऑपोजिट चल रहे हो, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव फॉर concave mirror. This is important question for 1 mark. Is focal length of concave mirror positive or negative? So focal length of concave mirror is always negative. अब हम देखते हैं convex mirror की क्या होगी। इंसिडेंट लाइट आ रही है इधर से, अब हमें मेजर करना है फ्रॉम पोल टू फोकस, मतलब इंसिडेंट लाइट आ रही है इधर और पोल से फोकस तक हम जा भी कहाँ रहे हैं, इसी साइड, मतलब इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हमने देखा कनकेव की नेगेटिव क्यों होती है, इंसिडेंट लाइट इधर है, हमें पोल से मेजर करना है, मतलब हम इधर आ रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। इसमें इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है, फोकस के लिए भी हम इधर जा रहे हैं, तो फोकस क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर फोकस नेगेटिव है तो रेडियस भी क्या होगी इसकी, नेगेटिव, क्योंकि आप यहां से यहां तक जा रहे हो रेडियस के लिए, यहां से यहां तक, इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है, आप इधर जा रहे हो, तो रेडियस क्या हुई, नेगेटिव। अब आप इसमें देखो इंसिडेंट लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट और आप भी कहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट फॉर रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। रेडियस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर एंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड रेडियस इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर फोकल लेंथ 30 दी हुई है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अभी हमने किया था जो फोकल लेंथ होती है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होती है रेडियस के, मतलब रेडियस फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। तो आप एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, R इज ऑलवेज इक्वल टू 2f, R इज ऑलवेज इक्वल टू 2f, और फोकल लेंथ क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 into 30 विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में ये करके आओगे और आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है और आपको इसमें मार्क्स कितने मिलेंगे, 0। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर दिया, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। आपको मिरर कौन सा बोला उन्होंने, कनकेव। कनकेव में रेडियस और फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, आपने इग्नोर कर दिया। फोकल लेंथ क्या दी हुई थी, -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव 30 नहीं थी, फोकल लेंथ वॉज -30, तो आंसर में भी क्या आएगा, -60 सेंटीमीटर। अगर आप 60 लिख कर आओगे तो आपने बिल्कुल गलत किया है क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखनी है, रेडियस ऑफ मिरर इज -60 सेंटीमीटर। सो वी आर डन विद द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड साइन कन्वेंशन एंड द लास्ट वन इज डायरेक्शन अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, मतलब ऊपर की जो डायरेक्शंस है वो कैसी है, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शंस कैसी है, नेगेटिव, जो आप मैथ्स में भी करते हो। अगर आप 4 क्वाड्रेंट्स को कंसीडर करो, ऊपर कोई चीज होगी तो वो पॉजिटिव होगी और जो चीज नीचे होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वो पॉजिटिव है, अगर मैंने उसे उल्टा रख दिया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब हाइट हम पॉजिटिव तब लेंगे जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी और हाइट को नेगेटिव तब लेंगे जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। सो वी आर डन विद आवर टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास first of all we discussed rules to draw ray diagrams. First one was अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड, अगर कोई फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड वाज अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो अपने पाथ को हमेशा रिट्रेस करती है। एंड नेक्स्ट वाज साइन कन्वेंशंस, जिसमें हमने देखा डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड पर, और जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होती है वो ही कैसे मानी जाती है, पॉजिटिव।
अगर आपने इसमें मेजर किया इधर आकर, मतलब पोल से आप इधर आ रहे हो, मतलब इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव. सो दैट इज द रीजन फोकस एंड रेडियस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, मतलब आपको ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड पे. एंड जो डिस्टेंसेस अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव होंगे, मतलब इससे ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट पॉजिटिव है, अगर नीचे है कुछ तो उसकी हाइट नेगेटिव है. आप हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम. फर्स्ट रूल वाज इफ अ रे इज इंसिडेंट पैरेलल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा कहाँ से पास करती है? फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन. सेकेंड रूल वाज अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड थर्ड रूल वाज अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है तो इट विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ. अगर आपको ये 3 रूल्स क्लियर नहीं है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो. And today using these 3 rules we will draw ray diagrams for concave mirror. So there can be several cases to draw ray diagrams. First will be like आप अगर अपने सामने देखते हो तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी सिचुएशंस हो सकती है. ऑब्जेक्ट पहले आपसे बहुत दूर हो सकता है, फिर आप पास लाते हो और पास लाते हो मिरर के और पास आते हो, तो उसमें आपको डिफरेंट केसेस देखने को मिल सकते हैं. जैसे हम अभी अपने रे डायग्राम्स में देखेंगे कि हम कौन से केसेस देख सकते हैं. एंड आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी है मेरे पास. विल डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. इंफिनिटी का मतलब होता है कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर. अगर मुझे बहुत दूर से सन दिख रहा है तो मैं बोल दूंगी कि सन कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी ऐसे ही कोई भी डिस्टेंस होता है जो हमसे बहुत फार होता है, जो मैं बता ही नहीं सकती कितना है. सो सबसे पहले दिस इज आवर कनकेव मिरर. सो कनकेव मिरर इज मिरर जिसमें लाइट इंसिडेंट होगी केव साइड पे, कि लाइट जा रही है अंदर केव की साइड पे. So first case is when the object is at infinity, मतलब very far. अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है इसका मतलब इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से जो रेज आती हैं दे ऑलवेज कम पैरेलल. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से होगा, अगर आप सन को भी देखो तो सन की रेज आपको दूर से लगेगा कैसी आ रही है? पैरेलल. सो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेज हमें दिख रहा होगा कि कैसे आ रही है? पैरेलल. तो यहाँ से एक रे आई, वो कैसी आ रही है? पैरेलल. और भी रेज आ रही है, वो भी कैसे आ रही होंगी? पैरेलल. सो यूजिंग फर्स्ट रूल, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो दे विल डेफिनेटली पास थ्रू दी फोकस. रे आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से. ये रे आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से. तो बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है? यहाँ पर. वेरी स्मॉल इमेज, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कैसे बन रही है? बहुत छोटी. ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. अगर मिरर हमारे सामने है, अगर हम उससे बहुत दूर चले जाए तो हमारी इमेज कैसी बनेगी उस मिरर में? वेरी स्मॉल. स्मॉल के लिए हम साइंस में एक वर्ड यूज करेंगे, that would be diminished image. Image कैसी होगी? Diminished. There are 2 more properties of this case. जैसे हम side by side discuss करेंगे, then I will tell you about these 2 properties also. Moving on to second case, when the object is beyond C. पहले तो ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर था, बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर था. अब ना मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाया. कितना पास लाया? अगर ये है मेरा कनकेव मिरर, ये है पोल ऑफ द मिरर, दिस इज फोकस, और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बहुत दूर नहीं रखना ऑब्जेक्ट को, थोड़ी सी दूर रखना है बस. और थोड़ी सी दूर को हम क्या बोल रहे हैं? बियॉन्ड सी. सी से पीछे.
तो कैसा बना है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कैसा है इस केस में हमारा, बियॉन्ड सी। और कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको बस 2 रेज चाहिए। वो 2 रेज जहां पर मीट करती है वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। जैसे ये 2 रेज थी, एक ऑब्जेक्ट था, इससे ये 2 रेज निकली, ये 2 रेज कहाँ पर मीट कर ली है, यहाँ पर। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर क्या बनती है, हमारी इमेज। अब हम इस केस में देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट मेरा सी से पीछे है, बिल्कुल हल्का सा पीछे है, बियॉन्ड सी, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो वी कैन यूज द फर्स्ट रूल विच स्टेट्स दैट अगर कोई रे पैरेलल है तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। तो हमने पहला रूल तो अप्लाई कर लिया। और मैंने आपको अभी बताया था कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 रेज चाहिए। अभी एक रूल तो हो गया हमारा। सेकेंड रे हम कैसे यूज कर सकते हैं, सेकेंड रूल इज अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन हुई और ये कैसे जाएगी, पैरेलल। अब एक रे ये थी और एक रे ये थी, इनका मीटिंग पॉइंट कहां पर है, यहां पर। अब आप ये देखो, एक ऑब्जेक्ट था वो ऐसे था, ठीक है। अब जो उसकी टिप थी, टिप की इमेज बनी है ऐसे। इसका मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ था, अब वो कैसा हो गया है, ऐसे उल्टा हो गया है, क्योंकि ये टिप की रेस थी। तो यहाँ पर जो मीट कर रहा है वो भी क्या मीट कर रहा है, टिप मीट कर रहा है। इससे रेज निकली, इससे रेज निकली, तो यहाँ पर क्या मिल रही है, टिप। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की ये हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज। और अगर आप इसे देखो, एविडेंटली हमें दिख रहा है अगर ऑब्जेक्ट इतना था तो उसकी इमेज कैसी बनी है, सेम साइज की नहीं बनी है। जैसे हमने प्लेन मिरर में डिस्कस किया था, इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की। इसमें हमने देखा कि अगर इतना ऑब्जेक्ट है तो इमेज बस इतनी सी बनी है और वो भी उल्टी बनी है। उल्टी के लिए वी हैव डिस्कस्ड अ टर्म दैट इज इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब होता है अगर आप ऐसे खड़े हो किसी मिरर के सामने और आपकी इमेज बिल्कुल उल्टी बनती है तो द वर्ड दैट वी यूज इज इनवर्टेड। एंड इनवर्टेड के साथ जो टर्म हमेशा साथ चलती है दैट इज रियल। सो द इमेज फॉर्म इज रियल एज वेल एज इनवर्टेड। अभी हमने देखा जो इमेज बनी है दैट इज रियल एज वेल एज इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब है सीधी इमेज नहीं बनी है, इमेज कैसी बनी है, उल्टी। एंड रियल मीन्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, रियल मीन्स जहां पर लाइट रेज खुद मीट करे। मैं तब आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं दे पाई थी बिकॉज हमने कनकेव मिरर डिस्कस नहीं किया था। तब हमने देखा था कि इमेज बनती है वर्चुअल, जिसमें हमने लाइट रेज को जबरदस्ती पीछे मीट करवाया था। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से लाइट रे आई पैरेलल, फोकस से पास कर लिया है, फोकस से आई पैरेलल जा रही है, कहीं पर मुझे जबरदस्ती मीट ही नहीं करवाना पड़ा। तो अगर मीट नहीं करवाया तो इमेज खुद बनी है, तो दैट इज रियल इमेज। एंड इस पूरे टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज और व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो आपको लिखना है इमेज कैसी होगी, इट विल बी रियल, इनवर्टेड एज वेल एज डिमिनिश। आपको एक और वर्ड मेंशन करना है दैट इज डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है छोटी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, छोटी। और हमने फर्स्ट केस में देखा था, इसमें भी लाइट रेज खुद से मीट कर रही है, तो ये भी इमेज कैसी बनेगी, रियल एज वेल एज इनवर्टेड। एक्चुअल में ये इमेज इतनी छोटी बन रही है कि हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि ये उल्टी इमेज बन रही है। अदरवाइज ये इमेज कैसी बन रही है, इनवर्टेड, रियल एज वेल एज डिमिनिश। इसमें हम डिमिनिश ना लिखकर एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज पॉइंट साइज। मतलब डिमिनिश तो होता है छोटा, पॉइंट साइज का मतलब बिल्कुल एक डॉट दिख रही है, हमें दिख ही नहीं रहा कि कैसा ऑब्जेक्ट था, क्या था, बस एक डॉट सी दिखाई दे रही है। तो हमने फर्स्ट केस में देखा इमेज बनी है रियल, इनवर्टेड एज वेल एज पॉइंट साइज। सेकेंड केस में रियल, इनवर्टेड एज वेल एज डिमिनिश्ड, मतलब
छोटी। अब हम देखेंगे थर्ड केस में क्या होता है, उसकी नेचर क्या होता है, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो दिस इज द कनकेव मिरर। हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है, ये है पोल और ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि इमेज कहाँ बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बनी है मेरी बिटवीन सी एंड एफ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो मेरी इमेज बनी है एट एफ। तो आपको इमेज को भी नोट करना है कि इमेज कहाँ पर बन रही है। अब हम थर्ड केस देख रहे हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, एट सी। मतलब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से बियॉन्ड सी लाए, फिर लाकर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया कि कैसी इमेज बनेगी इसकी। अब देखो एट सी, ये है हमारे ऑब्जेक्ट की साइज। अब अगर हम रूल 1 यूज करें, अगर रे पैरेलल आ रही है तो ये कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ठीक है। और अगर ये फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहां चली जाएगी, पैरेलल। आप देखो आपको इसमें ना एरोज भी शो करने हैं। अगर आप एरोज शो नहीं करोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले रे जा रही है पैरेलल, तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से। अब रे जा रही है फोकस से, अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब इस टिप, ये वाली जो टिप थी ऑब्जेक्ट की, ये मीट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ये टिप। और बनता कैसा हो जाएगा, उल्टा। मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ था तो अब वो कैसे हो गया, उल्टा। उल्टे बोलने को हम कहेंगे द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इनवर्टेड। रियल इसलिए है बिकॉज लाइट रेज खुद मीट कर रही है, इनवर्टेड इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे बन जाएगा, उल्टा, तो इनवर्टेड। अगर आप ध्यान से देखो आपको लगेगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज बन रही है। सो जब ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम होता है। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज। इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज। सो अब एक और चीज मैंने देखी है, सबका एक मिसकंसेप्शन होता है इन रूल्स में। उन्हें लगता है कि मैंने रूल यूज किया फर्स्ट और सेकंड तो मेरी पोजीशन ये बनी है, अगर मैं थर्ड रूल यूज करता तो मेरी पोजीशन ही डिफरेंट बनती इमेज की। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप कोई भी रूल यूज करो किसी रे डायग्राम में, पोजीशन हमेशा वही बनेगी जहां उसे बनना है। So moving on to this question, that is when the object is kept between C and F. अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अभी तक हमने 3 केसेस कर लिए हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर, फिर ऑब्जेक्ट पास आया और C से पीछे आ गया, फिर ऑब्जेक्ट और पास आया और कहाँ आ गया, एट C। अब ऑब्जेक्ट C से ज्यादा पास कहाँ आ सकता है, अगर मैं अपना ये कनकेव मिरर ड्रॉ करूं, दिस इज पोल, ये क्या होगा, फोकस, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आने का मतलब है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। अगर रे पैरेलल जा रही है तो ये कहां से पास करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। और अगर मैं रूल यूज कर रही हूं कि अगर रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हमने देखा ये रेज यहाँ पर मीट कर रही है, जो ये टिप थी ये यहाँ पर मीट कर रही है। इसका मतलब ये टिप की इमेज तो यहाँ पर बनेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे बन जाएगी, ऐसे। तो हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F था तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C। इमेज कहाँ बन रही है, C से पीछे। और अगर आप ध्यान से देखो इतना ऑब्जेक्ट था और इमेज का साइज बड़ा हो गया, मतलब इमेज छोटी ना बनकर अब बड़ी बन रही है। बड़ी बनने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब है बड़ी इमेज। एनलार्ज्ड, लार्ज वर्ड मतलब बड़ी इमेज। जितना ऑब्जेक्ट है अगर इमेज उससे बड़ी बन रही है तो हम बोलेंगे कि इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज।
और प्रॉपर्टीज में आएगा, रेस अभी भी खुद ही मीट कर रही है, किसी को भी मैंने डॉटेड लाइन से शो नहीं किया, मतलब रेस खुद मीट कर रही है। तो इमेज जो बनी है दैट इज रियल एज वेल एज इनवर्टेड, क्योंकि अभी भी सीधे की इमेज कैसे बनी है, उल्टी इमेज। तो मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यू कैन टेक अ शाइनिंग सिल्वर स्पून, मतलब जो बिल्कुल नया स्पून आया हो आपके घर पे, आप उसे लो और जिस साइड पे आप खाना डालते हो, मतलब ये वाली साइड स्पून की, इस साइड में अपने आप को देखना, ऐसे होल्ड द स्पून इन योर हैंड एंड अपने आप को उसमें देखना। आपको दिखाई देगा कि आपका फेस उल्टा बना है, क्योंकि वो किस मिरर की तरह काम करता है, कनकेव मिरर की तरह। तो वो आपकी इमेज कैसे बना रहा होगा, हर बार इनवर्टेड। आपने कभी आज तक नोटिस ही नहीं की ये बात, आप डेली स्पून यूज करते हो और आपने आज तक ये बात नोटिस नहीं की है कि स्पून में अगर आप अपने आप को देखो तो आपकी इमेज सीधी नहीं बनती है जैसे प्लेन मिरर्स बनाता है, आपकी इमेज कैसी बनती है, इनवर्टेड। सो हमने इस केस में देखा कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इनवर्टेड एज वेल एज एनलार्ज्ड। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को C और F से और पास लेकर आए तो और पास कहाँ ला सकते हैं, C और F से और पास ले जाए तो कहाँ ला सकते हैं, एट F। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को एट F रख दूं, जिससे मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एट फोकस। अब इसकी इमेज के लिए हम रूल्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रूल वुड बी, अगर रे पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। अगर कोई भी रे पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। और अगर कोई भी रे 90 डिग्री पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन अगर आ रही हो, अगर कोई रे पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। और अगर रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, किसी मिरर के 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, बेसिकली जो ये रे है, अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है तो यूजिंग रूल 3, अगर रे ऑफ लाइट पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वही पाथ रिट्रेस करेगी, मतलब लाइट ऐसे गई और वापस भी कैसे आएगी, उसी पाथ से, सेम पाथ से गई और अपने पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेगी। अब आप ये देखो, जो ये पैरेलल थी ये जा रही थी यहाँ पर, और जो ये रे है ये भी जा रही है यहाँ पर। आपको रियलाइज होगा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, ये दोनों कैसे जा रही है, पैरेलल 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 पैरेलल, बहुत दूर तक। मतलब इसकी जो इमेज बनेगी ये बहुत दूर तक जाती रहेगी और फिर इसकी कुछ इमेज बनेगी। अगर इमेज बड़ी बन रही है तो इमेज को हम बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज। इमेज कैसे बोलेंगे, एनलार्ज्ड इमेज। हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब बहुत दूर है तो उससे रेज कैसी आती है, पैरेलल। अब इसमें हम देख रहे हैं अगर रेज पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ जाएंगी, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब होता है एट इंफिनिटी। तो इस सोर्स से जो लाइट की जो इमेज बन रही है वो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज क्यों बन रही है, ये रे गई यहाँ पर और ये रे गई यहाँ पर, ये दोनों पैरेलल है, मीट करेंगी। ये पैरेलल रेज दुनिया में कहीं पर मीट नहीं कर सकती एक्सेप्ट इंफिनिटी। इनफाइनाइट एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर पैरेलल रेज मीट करेंगी। तो ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनी, एट इंफिनिटी। और मैं आपको बोल रही हूँ कि इमेज बनेगी, अगर ये इमेज बन रही है तो ये इमेज कैसी होगी, रियल एज वेल एज इनवर्टेड। तो ये इमेज कैसी होगी, उल्टी बनेगी और रियल इमेज होगी, बहुत दूर इमेज होगी इसकी। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट केस, हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख लिया, सी से बियॉन्ड रख लिया, एट सी भी रख लिया, बिटवीन सी एंड एफ बी एंड देन एट एफ बी। अब लास्ट केस बचता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दूं, जैसे अगर ये मेरा कनकेव मिरर है और मैं, ये पोल ऑफ द मिरर है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रख दूं,
मतलब यहाँ पर कहीं पर। अब देखो हम इसके लिए रूल्स यूज कर सकते हैं, कोई भी रूल आप लगा सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर रे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, मतलब अगर कोई रे 90 डिग्री पे जा रही है, अगर आप इन दो रेस को देखो तो इसका डिस्टेंस कम है, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, मतलब ये रेस बहुत दूर जाती जा रही है। आपको क्या लगता है जो रेस डाइवर्ज हो रही हो, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, क्या ये रेस कभी भी फ्यूचर में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये दो रेस तो हमेशा दूर ही जाती रहेंगी। इसका मतलब क्या ये रियलिटी में कभी मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। इस लास्ट केस में जो रेस का डिस्टेंस है वो बढ़ते 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 इतना दूर हो गया है कि ये लाइट रेस दे कैन नेवर मीट बाय देमसेल्व्स। तो अगर ये मीट नहीं कर सकती तो हम इन्हें मीट कराएंगे। हम अगर इन्हें मीट करवाएं तो हम बोलेंगे ये अगर एक्सटेंडेड होती तो ये ऐसे सीधी जाती और ये भी कैसे जाती, स्ट्रेट। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है अब, पीछे। अगर आप अपने सारे रे डायग्राम्स को देखो तो मैंने एक ही जगह डॉटेड लाइन यूज की है और कहीं पर भी डॉटेड लाइन यूज नहीं किया है, क्योंकि हर जगह रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद मीट कर रही थी। यहाँ पर भी मीट करेंगी, यहाँ पर भी मीट कर रही है। इस केस में रेस दूर जाती जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कोई चांस ही नहीं है रेस के मीट करने का। तो हमने जबरदस्ती मीट करवाया। जहां जबरदस्ती हम मीट करवाते हैं the image formed is always virtual। और अगर आपको ये ना समझ आए वर्चुअल कैसे बना, तो आप देखो यहाँ पर टिप थी, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगी, टिप। अगर यहाँ पर टिप थी यहाँ पर भी टिप आएगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे है, इरेक्ट, सेम। अगर इसमें ऐसे था और टिप ऐसे हो गई है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, इनवर्टेड। इसमें जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा। और ये तो हम क्लियरली देख ही सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, बहुत बड़ी। तो वर्चुअल के साथ आएगा इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत ही बड़ी इमेज बनती है। और इस वाले केस को, यही केस when the object is kept between P and F, ये वाला केस यूज करते हैं जो मिरर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मिरर्स नॉर्मल मिरर्स नहीं, जो मेकअप मिरर्स होते हैं या शेविंग मिरर्स होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मेकअप मिरर या शेविंग मिरर में आपकी जो इमेज बनती है वो आप जितना आपका फेस का साइज है या लेंथ है उससे बड़ी इमेज बनती है, क्योंकि आपको अपने फेस को काफी क्लियरली देखना है। तो उसमें जो केस यूज होता है वो यूज होता है when the object is kept between P and F। अब आप सोचोगे कि अगर मैं उस मिरर से थोड़ा सा दूर जाता रहूंगा तो क्या मैं उल्टा बनना शुरू हो जाऊंगा? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि मेकअप मिरर को दूर रख दो और हमारी इमेज कैसी बन रही है, उल्टी इमेज। वो इसलिए कभी नहीं बनती है क्योंकि जो वो मिरर मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें ध्यान दिया जाता है कि उसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी। अगर P और F का डिस्टेंस हमेशा ही बहुत बड़ा रहा तो आप अपना फेस जहां भी रख लो वो केस हमेशा कहाँ का आएगा, बिटवीन F एंड P। अगर मैं इस मिरर की फोकल लेंथ इतनी रख दूं तो आप अपने आप को कितना दूर रखते हो मेकअप मिरर से, इतना ही दूर रखते होगे, ज्यादा दूर तो नहीं रखोगे। अगर आप इतना दूर भी रखोगे तो भी वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन F एंड P। और जब भी केस बिटवीन F एंड P का होता है तो जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, मतलब हमें अपने मेकअप मिरर्स में इन्वर्टेड इमेज नहीं देखने को मिलती। और कैसी इमेज देखने को मिलती है, इरेक्ट, कि हमारा फेस जो होगा वो बस मैग्नीफाइड होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो हमने आज 6 केसेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट था बहुत दूर, इंफिनिटी, तो इमेज बनी थी एट फोकस, रियल थी क्योंकि रेस खुद मीट कर रही थी, इन्वर्टेड थी और डिमिनिश थी, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी इमेज बनी थी। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को पास लाए बियॉन्ड सी, इसकी जो इमेज बनी है वो बनी है बिटवीन सी एंड एफ और इमेज है उल्टी, इन्वर्टेड, रियल क्योंकि लाइट रेस खुद मीट कर रहे हैं, डिमिनिश्ड क्योंकि जितनी लेंथ थी ऑब्जेक्ट की
उससे इमेज जो बनी है वो छोटी बनी है। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी कहाँ बनती है? एट सी। आप देखो ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज भी कहाँ बनी है? एट सी। और इमेज कैसी बनी है? ऐसी ऑब्जेक्ट था, उल्टी हो गई तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज आपको दिख रहा है कि क्या बनी है? सेम। नेक्स्ट केस में आपने और पास रखा बिटवीन सी एंड एफ। जब आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इतना ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कैसी बनी? थोड़ी सी बड़ी। बड़ी का मतलब एनलार्ज्ड इमेज, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड और रियल, क्योंकि लाइट रेज खुद मीट कर रही है। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए और हमने रख दिया एट एफ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो पैरेलल लाइट फोकस से पास कर रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे होगी वो अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। मतलब ये दो लाइट रेज जहां पर पैरेलल कहां पर मीट करेंगी? इंफिनिटी पे। तो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। लास्ट केस में हमने देखा ये दो रेज तो हमेशा डाइवर्ज हो रही है। अगर दो रेज हमेशा डाइवर्ज हो रही है तो वो यहाँ पर तो कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे, तो वो हाइपोथेटिकली मीट करेंगी पीछे जाकर, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एज वेल एज हाईली एनलार्ज। जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ये काफी एनलार्ज बनी है। सो देयर इज अ लिटिल ट्रिक जिससे आप ये सब पोजिशंस लर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा था इमेज का जो साइज था वो इंक्रीज हुआ। पहले पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, सेम साइज, थोड़ी बड़ी बनी, और बड़ी बनी, और बड़ी बनी। मतलब साइज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा इमेज का साइज इंक्रीज होगा। अब आप ये कैसे लर्न करोगे कि एफ पे कब बनी है, सी एंड एफ कब बनी है? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप ये देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? एट एफ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी है? एट एफ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनी है? इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज इंफिनिटी। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया और ये भी क्लियर कर लिया। अब आप नेक्स्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ तो इमेज बियॉन्ड सी। एक और केस है जो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी कैसी बनेगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। So this was all about today's class. In today's class, we'll discuss image formed by convex mirror and also about mirror formula and magnification. So let's begin with today's class. In previous class, we discussed image formed by concave mirror. हमने last class में देखा था कि जब concave mirror image form करता है तो 99% जो image form होती है that is real and inverted. और एक जो last case था when the object was kept between P and F, तब जो image बनी थी that was virtual as well as erect. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो कन्वेक्स मिरर होगा वो इमेज कैसे फॉर्म करेगा, रियल, इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, या बड़ी बना देगा इमेज को या डिमिनिश कर देगा, मतलब छोटी बना देगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. दिस इज कन्वेक्स मिरर. हमने इस साइड को यहाँ से पेंट कर दिया है ताकि लाइट राइट साइड पे एंटर ना करे. अब ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू पोल एज वेल एज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब पोल इज सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिससे हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया है. तो फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है.
बहुत दूर है किससे, मिरर के रिस्पेक्ट में। एंड वी सॉ इन प्रीवियस क्लासेस दैट कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत फार होगा तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है दे कम पैरेलल। तो इस ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। And according to rule 1, we discussed in previous videos कि there are 3 rules to draw ray diagram. First rule is अगर light parallel है तो या तो वो focus से pass करेगी after reflection or it will appear to go through focus. Second point is अगर light focus से pass कर रही है तो after reflection it will become parallel. And the third rule was अगर light center of curvature से pass करती है then it retraces its own path. तो हमने फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो अब लाइट रेज फोकस के अंदर तो नहीं जा सकती, पास तो नहीं हो सकती, तो लाइट रे आएगी और ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही है, फोकस से। लाइट रे आई और कैसे गई, ऐसे लग रहा है कि फोकस से जा रही है। यहाँ पर लाइट रे आई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई और ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे भी कहाँ से जा रही है, फोकस से। अगर आप ध्यान से देखो, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई। अब ये दो रेज कभी भी लेफ्ट साइड पर मीट नहीं करेंगी बिकॉज लाइट रेज डाइवर्ज कर रही है अपने पाथ से, मतलब बहुत दूर जाती जा रही है। अगर लाइट रेज लेफ्ट पे मीट नहीं करेंगी तो इन्हें जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा। कहाँ पर मीट करवाएंगे हम जबरदस्ती, एट एफ। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, एट एफ। अब आपने इमेज को शो किया है डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन जहां पर भी आ जाती है मतलब रेज ने खुद मीटिंग नहीं की आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपने जबरदस्ती मीटिंग करवाई है। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। और ये इमेज जो बनी है वो इतनी छोटी सी बनी है कि आप रियलाइज ही नहीं कर पाते हो कि जो ये इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, क्योंकि वर्चुअल के साथ एक टर्म हमेशा हैंड इन हैंड चलती है, दैट इज इरेक्ट। तो इमेज जो फॉर्म हुई इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज इमेज इज डिमिनिश्ड। We can say the image is diminished or point size. Point size का मतलब है अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर बनी है। तो इमेज कैसी बनी है, पॉइंट साइज एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दे कैन आस्क यू वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, यू विल राइट वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। साइज में आपको बताना है कि इमेज बड़ी बनी है, छोटी बनी है या फिर सेम साइज की बनी है। तो इस केस में इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड। मूविंग टू सेकंड केस, अब इसमें केसेस डिफरेंट होते हैं। कनकेव मिरर में हमने टोटल केसेस स्टडी किए थे 6। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है एट इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट आता है बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर लास्ट में आता है बिटवीन एफ एंड पी। अब इसमें आप देखो कहाँ पर आप रख सकते हो, या तो आपने इन्फिनिटी पे रखा, अब इसके बाद आप कहीं पर भी रख लो, इसका जो केस बनता है वो एक ही केस बनता है। और ये हमने रियल लाइफ में विटनेस किया है। मैं आपको इसके डेली लाइफ का एग्जाम्पल अभी इसके बाद समझाती हूँ। सो अगर हम रूल अप्लाई करें, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है कि वो कहाँ से जा रही है, फोकस से। लाइट रे आई और ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रही है, फोकस से। अब अगर हम कौन से रूल को यूज कर सकते हैं, हम थर्ड रूल को यूज कर सकते हैं। थर्ड रूल होगा अगर लाइट रे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब अगर ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, जो सरफेस पे कितने एंगल पे आती है, 90 डिग्री पे, तो ये अपना ऐसे आएगी और ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। लाइट रे आई और अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब आप देखो ये जाती जाएगी ऐसे दूर और ये जाएगी ऐसे।
क्या ये दो लाइट रेज जो डाइवर्ज कर रही हैं, क्या ये एक्चुअल कभी भी मीट कर पाएंगी? इस साइड क्या ये मीटिंग कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर ये इधर मीटिंग नहीं कर सकती तो इसको हम बैकवर्ड यूज करेंगे, ये यहाँ पर आई, इसको भी बैकवर्ड यूज करेंगे। दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, और अगर यहाँ पर टिप थी तो यहाँ पर भी क्या आएगी? टिप। आई गेस ये काफी एविडेंट है इसको देखते हुए कि अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इसकी जो इमेज बनी है दैट इज डिमिनिश्ड। तो साइज क्या है अभी भी? डिमिनिश्ड। और आप देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज भी ऐसे ही बनी है, मतलब इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ क्या आता है? वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए भी आया है क्योंकि लाइट रेज खुद मीट नहीं कर रही है, लाइट रेज को जबरदस्ती एक पॉइंट पे मीट करवाया जा रहा है, इसलिए इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड। जो ये कन्वेक्स मिरर होता है ये आपको देखने को मिलेगा रेयर व्यू मिरर्स में। जो कार का मिरर होता है जिससे आप बैक के ट्रैफिक को देख सकते हो, अगर आप उसको टच करके देखो तो उसका जो सरफेस होता है वो बल्जी सरफेस होता है। बल्जी मतलब आपको ऊपर से उठा हुआ लगेगा, तो वो सरफेस होता है कन्वेक्स मिरर का। और हमने अभी देखा अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, मतलब आपके पीछे जो कार है अगर वो बहुत दूर है तो उसकी इमेज कैसी बनती है? बिल्कुल छोटी सी। और अगर वो आपके पास आती रहती है फिर भी इमेज कैसी बनती है? छोटी ही। इमेज ऐसा नहीं होगा कि इमेज बहुत बड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी उसकी, क्योंकि आपको पीछे का पूरा ट्रैफिक कवर करना है। तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज अभी भी कैसे बनेगी? स्मॉल। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, दैट इज नेम अ मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो हमने देखा एक कन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो हमेशा इमेज कैसी फॉर्म करता है? वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड। कनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज ज्यादा फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट तो सिर्फ एक केस में होता है। और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड इमेज। So let's start with second topic of today's class. Second topic is mirror formula and magnification. What is mirror formula? Mirror formula वो formula होता है जो mirror की manufacturing में use होता है, जैसे 1/f equals to 1/v plus 1/u. अब f क्या है, v क्या है और u क्या है? Let's see that. अगर मान लो this is concave mirror, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर होगा फोकस। तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल इज u, और जहां पर भी इसकी इमेज बनेगी, अगर इमेज इसकी बन रही है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? v। ये क्या हो जाएगा? v। अगर आप अल्फाबेटिकली भी देखो तो आप इसे लर्न कर सकते हो। अल्फाबेटिकली u कम्स बिफोर v, u पहले आता है और v बाद में आता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इमेज बाद में आती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय u, इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का पोल से डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, फोकस का पोल से डिस्टेंस फोकल लेंथ। सो आई होप हमें ये तीन टर्म्स क्लियर हैं। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो यू कैन रेफर टू द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हमें क्लियर हो गया। दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क एज वेल। दे विल आस्क यू डिफाइन मिरर फॉर्मूला, तो आपको बस ये फॉर्मूला लिखना है, पर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज f, व्हाट इज v एंड व्हाट इज u। तो आपको ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखना है वेयर f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज image distance. f focal length, u object distance and v image distance. Next is magnification. Magnification का मतलब है कोई भी मिरर कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी इमेज बना पा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था
तो एक मिरर ने उसको 10 का कर दिया और एक ने उसको 20 का कर दिया। तो जिसने 20 का किया उसने ज्यादा मैग्नीफाई किया है चीज को। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को इमेज की हाइट से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन। और देयर इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन एज वेल। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h dash is represented by image distance and h denotes height of object. तो m is equal to h dash upon h which is equivalent to minus v upon u, minus of image distance upon object distance. जो ये formulas हैं we will use them in our next class, जिसमें हम सारे numéricals discuss करेंगे इस topic के. Today we'll discuss the conceptuals of this topic. The one most commonly asked conceptual is अगर मैग्निफिकेशन -3 हुई तो इसका मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन कुछ भी हो सकती है, -3, 1, -2, +2, इसका मतलब क्या होता है। सो वी विल सी अबाउट दैट नाउ। मैग्निफिकेशन, we have to see two things, one is number and the other is sign. अगर आप ध्यान से देखो तो एक नेगेटिव लगा हुआ है और उसके बाद क्या है, नंबर। दोनों अलग चीज डिनोट करते हैं। जो नंबर होगा 3, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ, ये डिनोट करता है कि इमेज जो होगी दैट विल बी एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज फॉर्म होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, एनलार्ज। और अगर साइन नेगेटिव है तो इमेज जो फॉर्म होगी दैट विल बी रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी फॉर्म होगी, रियल एंड इनवर्टेड। अब आप सोच सकते हो, अब नॉर्मल मिसकंसेप्शन क्या होगा, आपको लगेगा मैग्निफिकेशन दी हुई है -3। अगर हम मैथ्स के टर्म्स में देखें तो माइनस तो 1 से छोटा होगा, तो अब आप 1 से छोटा देखते ही आप क्या बोल दोगे कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, जो कि ठीक आंसर नहीं है। आपको साइन को अलग देख रहा है और नंबर को अलग से। साइन रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज है वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। और नंबर अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो बड़ी इमेज, 1 से लेस हुआ तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी डिमिनिश्ड, मतलब छोटी इमेज। और अगर 1 के इक्वल होगा तो इमेज होगी सेम साइज, मतलब 1 से बड़ी एनलार्ज्ड, 1 से छोटी डिमिनिश्ड, और 1 के इक्वल तो इमेज कैसी होगी, सेम साइज। अब हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर्स में। अगर हम ध्यान से सोचें तो अगर प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनती थी वो हमेशा सेम साइज की बनती थी, तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर विल बी 1 क्यों होगी, क्योंकि साइज क्या होता है, सेम। अब मैं नेगेटिव लगाऊंगी या पॉजिटिव, आपको रिकॉल करना है कि प्लेन मिरर हमेशा इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट के लिए साइन कौन सा लगता है, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज +1। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट डिनोट, ये डिनोट करता है कि प्लस साइन डिनोट करता है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। 1 denotes that the image is of the same size as that of object. So in today's class we discussed image formed by convex mirror, जिसमें हमने देखा convex mirror always forms diminished image and virtual and erect. Diminished, virtual and erect image कौन form करता है, convex mirror. Then we discussed mirror formula. Mirror formula is 1/f equals to 1/v plus 1/u. और हमने देखा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा किया जा रहा है या फिर कितना छोटा किया जा रहा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम हुई, मतलब हुई 1/3, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। 1 से छोटा नंबर हो तो इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड। 1 के इक्वल नंबर हो तो इमेज कैसी बनती है, सेम साइज।
एंड अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज बनती है एनलार्ज, और अगर साइन पॉजिटिव हो तो इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और अगर साइन नेगेटिव हो तो इमेज इज real as well as inverted. So this was all about today's class. I hope you liked the video, and if you did, please subscribe the channel. You can also share these videos with your friends as well. If you have any doubts, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching. I hope you all have a nice day. Thank you.